व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे, हमने कल पढ़ा सबसे पहले लेजर की फुल फॉर्म, इट वाज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी लेजर की। हमने कहा लेजर बीम हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, इट्स हाईली कोहेरेंट, ठीक है, और इसी के ये इट्स अ यूनिडायरेक्शनल हैविंग वेरी हाई इंटेंसिटी। सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम्स। और ये भी हमने देखा कि लेजर बीम्स जो हैं हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइट। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी बेटा, ओके मैं कल का ही वो कर रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द स्क्रीन। अभी हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। तो हमने कल लेजर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, अब स्क्रीन आ गई होगी ना? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग क्या करना है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे थे कल जो हमने पढ़ा है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो कल हमने उसके बाद देखा था कि लेजर्स किस तरीके से ऑर्डिनरी लाइट से डिफ्रेंशिएट हम उसे कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जो सुपीरियर है लेजर में, जो हमें ऑर्डिनरी लाइट में हमें नहीं मिलती। देन हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपका लेजर का। तो उसमें सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। द सेकेंड वन इज हमें ये पता हो कि एमिशन क्या है। और एमिशन में भी हमें ये दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, एक थी स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो फिनोमिना में हम एटम अपने आप ग्राउंड स्टेट पर आता है आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड, इन विच 10⁻⁸ सेकेंड की आपकी एक्साइटेड स्टेट है। और उसके बाद अगर हम कहाँ आए, ग्राउंड नेक्स्ट में आए, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या था, एक एक्सटर्नल फोटोन होता है, जो एक्सटर्नल फोटोन क्या करता है, आपका जो एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है उसको स्टिमुलेट करता है कहाँ आने के लिए, ग्राउंड स्टेट में। एंड हाउ इट स्टिमुलेट्स, it just interact with the field of that atom. So due to this, that atom will come down to the ground state and we will have a photon of same energy। ठीक, इस तरीके से हमने बनाया था। एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं। इस तरीके से था हमारे पास, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या था, एटम आपका ऑलरेडी, और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए एक कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, मैंने बताया था इस स्टेट को हम एक स्पेशल, हाँ, ये इट शुड बी अ मेटास्टेबल स्टेट। ओके, इट हैविंग द लाइफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, इतना लाइफ टाइम इसका होना चाहिए, तभी क्या होगा, नीचे आएगा। अब क्या होता है, एक कोई भी फोटोन है एच न्यू, इसकी एनर्जी कितनी होगी, E2 - E1। इस एनर्जी का फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा, ये E1 है, और ऊपर वाला क्या है, E2। और ये क्या करेगा, इस एटम को कहाँ करेगा, स्टिमुलेट ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट पर पहुंचा, सेम जिस एनर्जी का पहला फोटोन आया था एच न्यू, इतनी एनर्जी का फोटोन हमें रिलीज होकर मिलता है। उसके बाद दीज टू फोटोन विल इंटरेक्ट विद अनदर टू एटम्स एंड वी विल हैव 4 photons। then these 4 photons again will interact with next 4 atoms, then we will have 8। so in this way then 8, 16, 32, and this process will continue until we get a very intense beam of light। तो यहाँ तक का हमने काम देखा था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी, जो स्टिमुलेटेड एमिशन है दैट इज़ द की पार्ट ऑफ एनी लेजर। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है तो लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल में मेटास्टेबल स्टेट हो। इसलिए नॉर्मली हम आसपास अपने जो भी देखते हैं वो सोर्सेस क्या करते हैं, नॉर्मली उनमें स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहती है, स्टिमुलेटेड एमिशन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें मटेरियल में मेटास्टेबल स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, उसकी बहुत सारी मेथड्स रहती हैं। वो हम जब बाद में लेजर्स पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेटास्टेबल विद इन अ मटेरियल। सो टुडेज वी हैविंग द टॉपिक इन व्हिच वी विल डिस्कस। डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड के बीच में डिफरेंस। स्पॉन्टेनियस में बेटा क्या था, आपका जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में था, और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना था, 10⁻⁸ सेकेंड। और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ही अपने आप ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली आता है, लोअर स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, और एक फोटोन रिलीज करता है। जबकि स्टिमुलेटेड में क्या था, स्टिमुलेटेड में ये जो लाइफ टाइम था इस मेटास्टेबल स्टेट का, ये था 10⁻⁻3। यानी अब जो एटम है बहुत लार्ज लाइफ टाइम तक इधर क्या करता है, रेस्ट करता है। 10⁻⁵ टाइम्स बढ़ गया इसका यहाँ रेस्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है, आपका ये जो एटम है इधर
एक्साइटेड स्टेट में है तो ये ग्राउंड स्टेट पर नहीं आया। फिर क्या हुआ, एक फोटोन यहाँ इंसिडेंट हुआ। ये फोटोन क्या करता है, इस एटम के फील्ड को क्या कर देता है, डिस्टर्ब, और ये एटम कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट। और जैसे ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है H, और H कितना होता है E2 माइनस E1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड में बाहर से फोटोन हमें देना पड़ता है, जबकि स्पॉन्टेनियस में हमें नहीं देना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस में अपने आप ही 10⁻⁸ सेकंड के बाद एटम कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट। ठीक है। यस सर। और स्टिमुलेटेड में वी रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, इट मे बी अ फोटोन, इट मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मे बी एनी एनर्जी, है ना, जो क्या करे उस जो हायर स्टेट में फोटोन है, एटम है, उसे कहाँ लेकर आए, आपका ग्राउंड स्टेट में। ठीक हो गया। ओके तो अब हमारे पास है टुडेज टॉपिक, नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। चलो देखते हैं अभी क्या नेसेसरी कंडीशंस हम लोग के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, द रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो एमिशन का रेट है वो एब्जॉर्प्शन के रेट से हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर। हमने क्या बताया था कि आपका जो भी लेजर एक्शन है वो स्टिमुलेटेड एमिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कीवर्ड कौन सा है इसमें, एमिशन। कीवर्ड कौन सा आ रहा हमारा, एमिशन। तो जब एमिशन होगा तो उस एमिशन के थ्रू क्या होता है, एमिशन के थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हमें लेजर एक्शन मिलेगा। अगर एमिशन का रेट एब्जॉर्प्शन के रेट से क्या हो जाए, कम हो जाए, यहाँ पर देखा रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, ठीक, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट पे उस रेट से नहीं आ रहे हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है, हायर है, और एमिशन का रेट कम है। तो इन दैट केस वी विल नॉट हैव एनी लेजर एक्शन। ओके, अंडर द नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ एटम्स इन अपर एनर्जी लेवल इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। इफ बाय मीन the number of atoms in higher energy state is made greater than the lower energy state, the emission rate will become greater than the absorption rate। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपका जब भी क्या हो, हमें एमिशन का रेट बढ़ाना है तो हम एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने पड़ जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर N2 थे, N2 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ ज़्यादा होंगे और इधर नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाने चाहिए, कम। अगर ये कंडीशन हो गई तो रेट ऑफ एमिशन का बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ एमिशन का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है, इन दैट केस वी विल नॉट हैव एनी लेजर एक्शन। सो द फर्स्ट एसेंशियल एंड नेसेसरी कंडीशन दैट रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? नो सर। ठीक, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये पहली कंडीशन है, याद रखना है तुम्हें कि द रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एमिशन ज्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन मस्ट बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या समझ में आया इसका कुछ मीनिंग? किसी के समझ में आया कुछ? लेजर का जो एक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है स्टिमुलेटेड एमिशन पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ देखो इधर, अगर क्या हो जाए स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन ये ग्रेटर हो जाए और स्टिमुलेटेड कम हो जाए, तो जो लाइट सोर्स है वो नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर हमें लेजर एक्शन अचीव करना है तो स्टिमुलेटेड एमिशन हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस एमिशन हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ spontaneous emission must be negligible as compared to the probability of stimulated emission. Okay, because that is, as it is clear from its full form laser, that the stimulated emission should be there and it should always exceed the spontaneous emission. If spontaneous emission is exceeding the stimulated emission, then what will happen? The light source will work as a ordinary light source. तो दूसरी चीज हमें याद रखनी है, स्टिमुलेटेड एमिशन हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। समझ में आया सभी के? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन हमें कह रही है
द कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मस्ट बी सफिशिएंटली एम्पलीफाइड। अब मैंने लेजर बीम, मैंने कहा भैया मुझे लेजर बीम बनानी है, और हुआ क्या, लेजर बीम में जो फोटोन की इंटेंसिटी थी वो बहुत कम हो गई, हमें दिख ही नहीं रही, लाइट जो है बीम बन गई और वो बीम हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमें सपोज हमें 10 मिलियंस ऑफ फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, एक पॉइंट पे एनर्जी इतनी मिले कि लेजर बीम क्रिएट हो जाए, लेकिन कितने स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है, लेकिन बने 1 मिलियन फोटॉन्स, लेकिन हमें जो लेजर बीम बनानी थी उसके लिए एटलीस्ट 10 मिलियंस ऑफ फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मतलब जो लाइट थी वो उसका एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाया था। तो लाइट को एम्पलीफाई करके, है ना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना और एम्पलीफिकेशन को इस लेवल तक पहुंचाना कि जो हमें रिक्वायर्ड लेजर बीम है वो मिल जाए। तो ये कंडीशन हमारी सब होनी चाहिए। दैट मीन्स द बीम शुड बी सफिशिएंटली एम्पलीफाइड। अगर सफिशिएंटली एम्पलीफाइड नहीं है तो लेजर एक्शन होने के बाद भी हमें आउटपुट में लेजर बीम नहीं मिलेगी। बता ना, सपोज हमारे पास बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, अब वोल्टेज नहीं आ रही, बहुत लो वोल्टेज है, बल्ब जल रहा है, लेकिन हमें उतनी आसपास रोशनी या विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी। तो वोल्टेज जब प्रॉपर आ जाएगी, 220 वोल्ट पे प्रॉपर वोल्टेज होगी, तो हमें वो बल्ब अच्छी अपना क्या शो करेगा, हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी होगी और हमें जो विजिबिलिटी है दैट विल बी क्लियर। तो दिस इज द सिमिलर केस इन केस ऑफ लेजर। जो आपकी बीम है वो सफिशिएंटली क्या होनी चाहिए, आपकी एम्पलीफाइड। अब ये कैसे करें, अब देखो इसे किस तरीके से करें, ये क्या तरीका इसका हो सकता है। ये देखो हमारे पास एक एक्टिव मीडियम, इसमें लिखा हुआ ना एक्टिव मीडियम, दिख रहा है, ये एक्टिव मीडियम को हमने ग्लास ट्यूब में या क्वार्ट्ज ट्यूब में फिल कर रखा, ठीक। अब हमने 2 मिरर्स इसमें लगाए हुए इस तरीके से, एक मिरर है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, एक मिरर आपका फुली रिफ्लेक्टिंग। ध्यान दिख रहा है सभी लोग को, विजिबल है? यस सर। एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, दूसरा क्या है आपका फुली रिफ्लेक्टिंग। अब होता क्या है, सपोज मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से क्या बनाई, कैविटी बनाई, यहाँ पर एक मिरर बना दिया फुली रिफ्लेक्टिंग जैसा नीचे लिखा हुआ है, और दूसरा क्या बना दिया, पार्शियल, ठीक। ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है और ये क्या, फुली रिफ्लेक्टिंग। अब यहाँ से क्या हुआ, फोटोन बनने स्टार्ट हुए, पहला फोटोन, फिर कितने बने, 2, ठीक। इसी तरीके से फिर कितने बनेंगे, 4, यही था ना, फिर अगले 4 बनाएंगे 8, और जैसे ही इस पर हिट करा, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो बाहर निकल गए। अभी हमें 8 फोटोन मिले यहाँ पर, इन 8 फोटोन्स की इतना इंटेंसिटी नहीं थी कि हमें आउटपुट में लेजर बीम मिल पाए। अब क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया, ये जो 2 सरफेस थे इनमें से एक को फुली रिफ्लेक्टिंग कर दिया, दूसरे को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग कर दिया। इसके बाद क्या करा, धीरे धीरे करके जैसे ये आपका फोटोन बने 2, फिर उसके बाद 4, इस तरीके से फोटोन बनते चले गए। लेकिन जैसे ही इस पे हिट करेंगे 4 आपके फोटोन्स, ये क्या, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, तो ये क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। क्या करता है ना, यहाँ से ये वापस भेज देता है, इधर ये वापस अपने पाथ पे वापस आ जाता है। और जैसे ही अपने पाथ पे वापस आए, फिर ये 4 क्या करते हैं, फिर ये 4 एटम के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फिर हमें 8 फोटॉन्स मिले, फिर 4 करेंगे, 8 करेंगे, अगले 8 से 16 मिले। अब 16 वाले फुली रिफ्लेक्टिंग से आपकी क्या हुए, हिट करा, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गए। यानी विद इन द मीडियम ये क्या करते हैं, आपके बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। और जितनी बार ये आगे बढ़ेंगे 4 8 हो जाएंगे, 8 16 16 के बाद फिर ये हिट करा R1 को, वापस आ गए, फिर 32 हो गए, देन 64, फिर उन्होंने हिट करा, ये आपका 116 के आसपास पहुंच गया। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूसली तुम्हारी चलते चले जाती है, ठीक। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत लार्ज हो जाते हैं इस कैविटी के अंदर, और वो किसको हिट करते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग को। सपोज मैंने इसकी कोटिंग इस तरीके से डिजाइन करी थी कि इसमें से हमें 10 मिलियंस ऑफ फोटोन जब बन जाए तो ये यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जैसे ही ये बैक एंड फोर्थ की प्रोसेस चलती रही और 10 मिलियंस ऑफ फोटोन बने, लेजर बीम आउटपुट में हमें मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लेजर में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमें जो बीम आउटपुट में मिले वो बीम क्या हो, सफिशिएंटली एम्पलीफाइड
और सफिशिएंटली एम्पलीफाइड बीम मिलने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेजोनेंट कैविटी बनाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी। अभी आगे आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। ये क्या, रेजोनेंट कैविटी। इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एक मिरर पार्शियली फुली रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा क्या, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ से जब ये बीम आपस में जो भी फोटोन बनते हैं, ये बार बार हिट करके रिफ्लेक्ट बैक होते चले जाते हैं, और एक कंडीशन में जो बीम इजीली सफिशिएंटली एम्पलीफाइड हो जाती है कि हमें लेजर बीम अच्छी मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बीम इस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर के थ्रू बाहर आ जाती है। ये समझ में आया जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई? यस सर। सर ठीक, सिंपल फिनोमिना है, बहुत टिपिकल नहीं है। 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, चलो मैं पूछूंगा जिससे वही मुझे बताया। हाँ बेटा अभी रुको, मैं नाम बोलूंगा। इसमें मुझे बताएगा सागर सिंह। सागर सिंह है, इज देयर सागर सिंह? अनम्यूट कर बेटा अपने आप को। क्या क्या कंडीशन हमने डिस्कस करी अभी तक? ये गायब चल रहा है। शुभम अग्रवाल, शुभम, और कौन है इसमें? दीपांशी, दीपांशी गर्ग नहीं। आयुष, सर आयुष पहला तो था रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। गुड। सर दूसरा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और थर्ड ये था कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मस्ट बी सफिशिएंटली एम्पलीफाइड। हाँ ठीक है। दीपांशी, दीपांशी है? हाँ दीपांशी, आर यू देयर? मोनिका, नेहा? यस सर मोनिका। Yeah, Monica. Okay, Monica, tell me what was the second condition? So the probability of spontaneous emission is negligible than the stimulated emission. Yes. So you should remember these points. मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ। एक काम किया करो तुम लोग। हाँ बच्चों, ये पीपीटी तो तुम्हें मिल जाएगी बाद में पीडीएफ फॉर्म में मैं दे दूँगा। यस सर। तुम लोग एक कॉपी हमेशा रखा करो अब इसका, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखो। जब तक तुम लोग खुद से राइट नहीं करोगे, तुम लोग लिखोगे नहीं, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी अच्छे से। ठीक है, पीपीटी कितनी अच्छी बना के हम दे दें, कितना ही अच्छा एक्सप्लेन कर लें, जब तक तुम अपने हिसाब से जो होता है ना, अपने नोट्स से प्रिपेयर नहीं करोगे। करो जो जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, अपने हिसाब से नोट करते चले जाओ, जो जो तुम्हें समझ में आता है। जब लिखते हो तो लिखने के बाद वो इमेज तुम्हारे दिमाग में भी बैठती है। इस चीज़ को याद रखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ऑनलाइन का टाइम इसलिए थोड़ा टिपिकल है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स की आदतें ये हो जाएंगी कि वो कॉपी में लिखना छोड़ देंगे, और जब तक तुम लिखोगे नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में जब पेपर होता है तो आपको लिखना ही पड़ता है, और उस केस में नॉलेज के साथ साथ राइटिंग स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जब भी हो, आप तो पढ़ रहे हो, कोई चीज़ समझ आ रही है, उस पॉइंट को अपने हिसाब से नोट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तुम्हें फ़ायदा देगी। कोई नहीं करता देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कोई चीज़ तुम्हें अभी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बाद में जब तुम उसे पढ़ोगे और ज़्यादा तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, और कई लोग इसमें मुझे ऐसा लग रहा है खाली वो ज्वाइन करके यहाँ पर है नहीं, तो उन लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि रैंडमली किसी का भी नाम लूँगा, है ना। तो वी हैविंग द 3 कंडीशंस फॉर लेजर एक्शन, दैट the rate of absorption must be negligible as compared to rate of emission. Okay, and even if emission is taking place, second condition is that the stimulated emission must be very large as compared to spontaneous emission. And the third condition is that even we having the laser action, we should have very good or sufficiently amplified beam at the output, so we can use the resonant cavity as shown in diagram, and we will get an amplified beam of light. ठीक, यहाँ तक का सभी को क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर हैं? ओके, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये तुम्हें बेटे याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। 3 कंडीशंस हैं, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए एकदम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है देन ही कैन आस्क, नहीं तो अगर क्लियर सर है। एक बार सेकंड वाली। हाँ बेटे बताओ। सर सेकंड वाली वो बता दो एक बार। सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड वाली पे दोबारा जा रहा है और हम प्रीवियस में मैं पहुंच रहा हूँ। देखो हमने बात करी थी 2 तरीके के एमिशंस की। 2 तरीके के एमिशन कौन कौन से थे? स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। और लेजर का जो फुल फॉर्म था उससे क्लियर था कि ये किसके
मेन इसमें कौन सा एमिशन होना चाहिए? इट शुड हैव स्टिमुलेटेड एमिशन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल सोर्स होता है, जो तुम घर में ट्यूबलाइट्स देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, उनमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है भाई, ठीक है। अगर लेजर में भी स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया फिर तो हमें नॉर्मल लाइट मिलेगी, कोई फायदा नहीं लेजर का। तो उस केस में क्या होता है, लेजर के केस में हमेशा क्या होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट बहुत लार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा हो गया तो फिर वो लेजर सोर्स भी नॉर्मल लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा और लेजर बनाने का पर्पज ही खत्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, इट मस्ट बी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस। ओके, so now we are moving to our next slide. हम लोग प्रीवियस में चले गए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन में, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन जितना इंपॉर्टेंट होता है वो उतना ही आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन है। एक्चुअल में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चीज़ है? अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में, देखो यहाँ पर दो स्टेट दी हैं, एक E2 है, दूसरी क्या है E1। E1 में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यानी ग्राउंड स्टेट में N1 एटम्स हैं और एक्साइटेड स्टेट में N2। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आपका ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है दे आर क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है बहुत लार्ज होता है भाई, N1 ग्रेटर देन N2, क्योंकि हमें पता है कोई भी सिस्टम है हमेशा कहाँ रहना चाहता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो एटम्स की भी यही उनका नेचर है दैट दे विल ऑलवेज वांट टू बी इन देयर ग्राउंड स्टेट। So this is the normal condition that N1 must be or it is always greater than N2, ये कंडीशन होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने अपना एक कैलकुलेशन करा और उसने ये चीज़, हमने बाद में हम देखेंगे किस तरीके से एक डेरिवेशन लेकर आया था आइंस्टाइन एबी कोएफिशिएंट। तो एक मेटास्टेबल स्टेट अगर मटेरियल के अंदर है, हमने पढ़ा था ना मेटास्टेबल स्टेट। यस सर। यस सर। तो देखो अभी एटम्स कहाँ जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में गए। अब क्या होता है ये, क्योंकि पहले तो 10⁻⁸ सेकंड का टाइम था, अब टाइम हो गया 10⁻³ सेकंड। अब समझना मैं तुम्हें क्या चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, ये क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर है। मैंने क्या बोला, मैंने 60 स्टूडेंट थे मेरे क्लास में, वो थे ग्राउंड स्टेट पे, यानी वो ग्राउंड फ्लोर पे थे। मैंने कहा भैया एक स्टूडेंट ऊपर जाएगा, 1 मिनट रुकेगा और वो वापस कहाँ जाए, ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए। मैं 1 मिनट में एक स्टूडेंट को भेजता रहा ऊपर, और उसके बाद मैंने कहा कि वो 1 मिनट के बाद नीचे आ जाए। तो ये बताओ लास्ट में, अब लास्ट जब 60th मिनट चलेगा उस टाइम पे हायर स्टेट पे या अपर लेवल पे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 1 मिनट में एक स्टूडेंट को भेज रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट जो है वो 1 मिनट तक ही रहेगा। क्या रहा होगा, एक गया ऊपर, नीचे सर एक ही रह गया होगा, एक ही रहेगा, यानी नंबर, हाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ रहे, ग्राउंड स्टेट में ही रहे। अब मैंने क्या करा, मैंने ग्राउंड स्टेट में। हाँ मैंने अब कंडीशन उल्टी कर दी। मैंने कहा भैया भेजूंगा तो मैं तुम्हें 1 मिनट में ही, लेकिन अब तुम्हें 1 घंटे रहना ऊपर, है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे। अब मैंने 1 मिनट में भेजता चला गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भैया तुम्हें 60 मिनट तक उधर रहना है। तो अब क्या होगा, ऊपर वाले फ्लोर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते चले जाएंगे ना, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अधिकतर स्टूडेंट जो होंगे, लास्ट जब बचेगा हमारा कि एक स्टूडेंट ही रह जाएगा 60 मिनट में, वहाँ के अधिकतर स्टूडेंट क्या होंगे आपका, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके अपर लेवल पे। यहाँ पर भी यही चीज़ हुई, हमने लाइफ टाइम बढ़ा दिया इस स्टेट का, मैंने कर दिया 10⁻³ सेकंड, और 10⁻³ सेकंड होते ही क्या हुआ, हमारे पास क्या रहा कि नंबर ऑफ एटम्स इस एक्साइटेड स्टेट में बढ़ गए, और एक ऐसी कंडीशन आई कि ये जो एटम्स हैं ये एक्सीड कर गए N2 ग्रेटर देन N1। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर एक्शन होने के लिए ये मस्ट है, अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर एक्शन भी हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन, और पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, मेटास्टेबल स्टेट। ऐसा क्यों हुआ, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों अचीव हुआ, क्योंकि मैंने अपर स्टेट के लाइफ टाइम को बहुत बड़ा कर दिया। 10⁻³ है ना, देखो 10⁵ टाइम्स, 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट का। हमारे लिए तो 10⁻³ सेकंड कुछ भी नहीं है भाई, इट्स लाइक अ मिली सेकंड, लेकिन एटम के लिए तो ये बहुत बड़ा लाइफ टाइम है।
क्योंकि वो तो उसका तो नॉर्मल रेस्ट टाइम कितना है 10⁻⁸ 8 सेकेंड, उससे हमने बोल दिया तो 10⁻³ तक लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपर लेवल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाई पॉपुलेशन इन्वर्जन? देखो इन्वर्स कर दिया ना हमने जो कंडीशन थी, पहले पॉपुलेशन कहाँ होती थी, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा थी, एक्साइटेड में कम थी। अब मैंने इस पूरी कंडीशन को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब पॉपुलेशन हायर स्टेट में ज़्यादा और लोअर स्टेट में कम है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन इन्वर्जन। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट बिकम्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। Ground state. दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछो मुझसे। सर हम खुद ही क्रिएट करते हैं ना मेटा स्टेबल स्टेट, हाँ बेटा, इसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक उनका है। हाँ, ये डोपिंग या ओके सर। मिक्सिंग के थ्रू ये मेटास्टेबल स्टेट्स आती हैं। ये कैसे होती हैं, जब हम रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे तब ये तुम्हें समझ में आएगा। कुछ मटेरियल्स में नेचुरली होती हैं, लेकिन अधिकतर लेजर जो हमें बनाने पड़ते हैं उनमें हमें मेटास्टेबल स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। लेकिन वो इंट्रोड्यूस भी कैसी होती है, किसी दूसरे मटेरियल की मेटास्टेबल स्टेट हम लेकर आते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे रूबी लेजर और आपका हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। Okay. और ये कंडीशंस यहाँ पर इसने लिख दी, थ्योरेटिकल पार्ट में यही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करी है इधर। दैट इज N2 इज ग्रेटर देन, दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक, कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया उसी पूरे थ्योरी को इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर। द सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट एक्सीड्स द लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज N2 ग्रेटर देन N1 इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पॉपुलेशन इन्वर्जन लिखते हो N2 इज ग्रेटर देन N1 की कंडीशन को जरूर लिखोगे, ठीक है, ये जरूर बताओगे। और डायग्राम भी बहुत जरूरी है। देखो लेजर्स में हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम भी जरूर बनाओगे और कंडीशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसमें। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ओके बच्चों, अब मैं तुम्हें एक क्विज लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, क्विज 1 और 2 तुम लोग को से अटेम्प्ट करना है। 5 तुम्हें 2 मिनट का टाइम पहले क्विज के लिए, 2 दूसरे क्विज के लिए मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट से इन क्विज को तुम लोग क्या करो, अटेम्प्ट करो। सभी लोग अपने स्ट्रीम लाइन में पहुँचो, स्ट्रीम लाइन में तुम्हें वो मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा पहला क्विज आ चुका है, 2 मिनट का टाइम है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, पढ़ो और इससे तुम लोग अटेम्प्ट करो, ठीक। और क्विज 2 भी आ रहा है, क्विज 2 भी तुम लोग फटाफट से अटेम्प्ट करो। ओके बेटे, सो आई हैव असाइंड यू बोथ क्विज, क्विज 1 और क्विज 2। 2 मिनट का टाइम पहले वाले के लिए, इसलिए पहले वाले को आपने पहले अटेम्प्ट करना है क्विज 1 को, देन यू हैव टू गो फॉर क्विज 2, और उसके बाद हम फिर अपना आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है बच्चों। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से अपना करो इसे स्टार्ट, देन वी विल स्टार्ट।
हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक डेरिवेशन आने वाला हम लोग का आगे, दैट इज हमने कल कुछ आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट्स की बात करी थी, तो उसी पे बेस्ड हमारा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो थ्योरी थी आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन और इस तरह की प्रोसेस हो सकती है विद इन अ मटेरियल, ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने कहा था। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन इज कॉल्ड जीनियस साइंटिस्ट। ठीक है, इसीलिए आइंस्टाइन को जीनियस साइंटिस्ट बोलते हैं। आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले स्टिमुलेटेड एमिशन के कॉन्सेप्ट को बताया था कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है मटेरियल के अंदर, और उसके बेस पे ही बाद में हमारी लेजर डिवाइसेस बनी थी। तो अगेन आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन आ गई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, तो कल हमने देखो आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रिलेशन आता है। कल मैंने आपको बताया था जब भी आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएगा हम लोग का, कि जब भी एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होगी, मैंने कहा था हमें क्या देना पड़ेगा, एक फोटोन देना पड़ेगा, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, और ये एटम कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दूंगा उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। मैंने कहा था N1 जो है मतलब P12 किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन आपका U न्यू क्या है यहाँ पर, इट इज एनर्जी डेंसिटी, ध्यान देना है, न्यू को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और इसी तरीके से P12, अब मैंने कहा कि एटम तो एक ही है, 10 फोटोन दे दिए, लेकिन कितने एटम पहुंचेंगे, जब एटम एक ही है तो एक ही एटम पहुंचेगा। अब मैंने 2 एटम कर दिए तो 2 एटम, इसका मतलब नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे भी डिपेंड करती है, आपकी नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। भाई 10 एटम होंगे तो 10 पहुंचेंगे, 20 होंगे तो 20 पहुंचेंगे, इसका मतलब जो ट्रांजिशन है आप P12 वो किस पे भी डिपेंड करेगा, N1 पे। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो नया कांस्टेंट आता है B12, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? Yes, sir. ओके, उसके बाद कल हमने डिस्कस इसके करा था, दैट वाज आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या था भाई, एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में है E2 में, और वो कहाँ आता है E1 में, कितने टाइम तक रहता है एक्साइटेड स्टेट में, Power -8. 10⁻⁸ सेकंड तक, ठीक है। इसके बाद ये खुद ही कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट, यानी इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ी एटम को, यानी P12, ठीक है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन। P12 दो तरीके से हो सकता है, एक स्पॉन्टेनियस, दूसरा स्टिमुलेटेड। ये केवल किस पे डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा केवल N2 पे, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 एटम होंगे 4 आएंगे, 10 होंगे 10 आएंगे, लेकिन इस बार हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे एक्सटर्नल, तो इस पे न्यू पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया, N2 के साथ किया गया नया कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो बहुत आसान है इनके नाम याद रखना, अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन में आ रहा है तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, लेकिन इसे किससे डिनोट करते हैं, A21 से, इससे डिनोट करते हैं A21, स्पॉन्टेनियस को A से डिनोट करा, तो यहाँ A21 आया। इसके बाद एक और प्रोसेस थी जो मेन प्रोसेस है लेजर एक्शन में, वो हमारी प्रोसेस कौन सी होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, ये आ गया स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या था, आपका एक्साइटेड स्टेट में एटम है, एक एडिशनल फोटोन आता था, ये इसको नीचे लेकर आया, फिर उसके बाद इसने 2 फोटोन बन गए, क्योंकि ये खुद था, और दूसरा यहाँ से क्रिएट हो गया जब ये एटम नीचे आया। फिर इसने क्या करा, इन दोनों ने 2 एटम्स को नीचे लेकर आ गया, हमारे पास 4 बन गए। अब ये नेक्स्ट 4 क्या करेंगे, दे विल इंड्यूस अगेन द 4 एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड इट विल बिकम 8 फोटॉन्स। तो इसका मतलब P21 इस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिमुलेटेड के केस में वो एनर्जी डेंसिटी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर। स्क्रीन तो आ रही है मेरे ख्याल से, आ रही है बच्चों, बाकी सर, Yes, sir. विजिबल है बेटे, जिसको अगर नहीं आ रहा फिर से लॉगिन करो इसे, ठीक है, बंद करके दोबारा से लॉगिन करो, दिख जाएगी। तो P21 जो है तुम्हारा न्यू के भी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े उतने ही एटम नीचे आते चले गए, और N2 पे तो ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करना ही करना है, क्योंकि जब एटम होंगे तभी क्या होगा,
आपकी प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटॉन एटम्स होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स नीचे आते चले जाएंगे। तो P21 किसके प्रोपोर्शनल आया, N2 B21 के और यून्यू के। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ जब हमने हटाया तो हमें क्या मिला है, कांस्टेंट B21, जिसको हमने आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ क्या बोला, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है। और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के केस में क्या था, B21। ध्यान रखना ये 21 है, 21 का मीनिंग क्या है, 2 से 1 में आ रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या था 1 2, तो 1 से 2 में जा रहे थे इस तरीके। और 21 का मीनिंग क्या है, 2 से 1 में आ रहा है। तो ये समझ में आया। इसका मतलब जो आपकी एमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो दो हैं, P21। एक तो ये जो अभी हमने पढ़ी, इसका तो P21 क्या होगी, एक होगा P21 स्पॉन्टेनियस और दूसरा होगा P21 स्टिमुलेटेड। ठीक। तो यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, एमिशन, वो क्या होगा, वो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड। देखो इससे पहले वाला जो था प्रीवियस में, ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, ये थी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस की। और इसके बाद वाली जो है नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जा रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, स्टिमुलेटेड की। लेकिन दोनों ही क्या हैं, दे आर एमिशंस। ठीक है। तो इसलिए जो टोटल एमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या इसमें है नेक्स्ट। अब देखो, अब आ रहा है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट। ठीक है। अभी तक हमने 3 कोफिशिएंट्स की बात करी। जब स्टेट 1 से 2 में जा रहा था, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो एब्जॉर्प्शन हुआ था, तो B12 आया था हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था। उसके बाद एमिशन हुआ, एमिशन लेकिन 2 टाइप का था, एक था स्टिमुलेटेड एमिशन, दूसरा था स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के केस में हमने उसे बोला था A21 प्रीवियस स्लाइड्स में जो हमने देखा था, और स्टिमुलेटेड के केस में हमने क्या बोला उसे, B21। ठीक है। स्पॉन्टेनियस में A21 और स्टिमुलेटेड में B21। अब वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है। इधर देखो, अब क्या कह रहा है, लेट N1 एंड N2 बी द एटम्स इन 2 स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम यही पढ़ते आए कि हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक में एटम है N1, दूसरे में कितना है, N2। यानी लोअर स्टेट में N1 है, अपर स्टेट में N2 है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन स्टेट 1 टू राइज टू स्टेट 2 इन अ यूनिट टाइम, ये भी हमने देखा था कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल जो प्रोबेबिलिटी थी कितनी थी, N1 B12 यूनियन, ये क्या था, इट वाज P12। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है एटम्स के ग्राउंड या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की। ओके। अब क्या होगा, हम बात करेंगे कि अब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, तो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आने की, ग्राउंड स्टेट में आने की। अब मैंने कहा था जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उसे हम कहते हैं एमिशन। और एमिशन हमारे 2 टाइप के थे, एक था स्पॉन्टेनियस, देखो N2A21 स्पॉन्टेनियस को बताता था, और दूसरा था N2B21 साथ में यून्यू था, ये किसको बताता था, स्टिमुलेटेड। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस को। Spontaneous. ठीक। और ये किसको बता रहा है, तुम्हारा स्टिमुलेटेड। क्योंकि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना बेटा एमिशन की, तो उसमें स्पॉन्टेनियस भी आ जाता है और स्टिमुलेटेड भी आता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि कुछ रेडिएशन स्पॉन्टेनियस होंगे, कुछ क्या होंगे, स्टिमुलेटेड। लेकिन लेजर के केस में स्टिमुलेटेड को हमेशा ज़्यादा होना होता है, किससे, स्पॉन्टेनियस है। नॉर्मल लाइट सोर्स में स्पॉन्टेनियस बहुत ज़्यादा होता है, स्टिमुलेटेड नेग्लिजिबल होता है। लेकिन लेजर के केस में स्टिमुलेटेड इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस। तो ये थी हमारी कंडीशन। पहली इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई, ये देखो इक्वेशन 1 जो यहाँ पर है, ये इक्वेशन 1 क्या बता रही है, एब्जॉर्प्शन को। और ये इक्वेशन हाँ बेटा, N1 की मल्टीप्लाई क्यों की हुई है P12 में? इसमें यस सर। अच्छा बेटा प्रोबेबिलिटी को दिखा रहे हैं ना। एक्चुअल में जो था आपका जो P12 है, जो हम पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ पर N1 नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्टली लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स दे आर हैविंग ट्रांजिशन इन हायर स्टेट। ओके सर। P12 इसने जो लिया हुआ है, उसने P12 को B12 और यूनियन लिया था।
N1 को ही मान के चला था कि N1 तो मल्टीप्लाई करके हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो जो हमने प्रीवियसली Okay, करा sir. था P12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये भी लिखोगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जब हम डेरिवेशन करें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि P12 ने कहा कि इतनी प्रोबेबिलिटी है। सपोज मैंने क्या बोला कि हमारे पास होने की मतलब हमें अच्छा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%, है ना। और हमने कहा कि मतलब टोटल 90% स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, ये बोला हमने कहा कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 100। तो बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी से नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमें क्या मिल Yes, जाता है, sir. टोटल कितने एटम्स हमारे कहाँ पहुंचे, एक्साइटेड स्टेट में। और यही चीज रही हमारी किसमें, नेक्स्ट स्लाइड में। अब एटम्स ऊपर गए, अब फिर वो एटम्स नीचे भी आएंगे, लेकिन अब नीचे आने के उनके दो तरीके हैं, या तो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के थ्रू आएंगे या स्टिमुलेटेड। तो टोटल हमने बोल दिया कि दोनों ही हमने कंसीडर कर दिए कि स्पॉन्टेनियस से भी आ रहे हैं और स्टिमुलेटेड से भी आ रहे हैं। और फिजिक्स में अब हम आते हैं जो सबसे फेमस कंडीशन हम लेते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें अचीव हुई, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो रेट ऑफ एमिशन के बराबर हो जाता है। इसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन के बराबर। देखो इधर, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये सपोज किया कि जो एट थर्मल, जब भी हमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हमें ग्राउंड स्टेट में मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा बनेगा। तो अब हमने इक्वेशन 1 और 2 से N1 P12 और N2 P21 की वैल्यू रखी। अभी देखा था ना हमने प्रीवियस स्लाइड्स में, ये देखो N2 P21 की वैल्यू ये है और N1 P12 की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या, प्रोबेबिलिटी और ये टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एमिशन। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों इक्वल हो गए। अब मैंने दोनों की वैल्यूज रखी आपकी किसमें, इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 से क्या बना, N1 B12 U इक्वल्स टू N2 A21 एंड B21 U। इसको ध्यान रखना है भाई, इसलिए मैंने कहा था अपने पास कॉपी पेन लेके चलो तो बहुत तुम्हें फायदा होगा। तो यहाँ हमें क्या मिला कि ये जो रेट ऑफ या टोटल एब्जॉर्प्शन है वो किसके इक्वल है, टोटल एमिशन के। अब इसके बाद किस तरीके से डेरिवेशन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने क्या करा, न्यू वाली टर्म्स, ये देखो इन दो टर्म्स, यून्यू वाली टर्म्स को एक तरफ हम लेके चले। अब मैंने क्या करा, इस टर्म को कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचाया तो इनमें क्या चीज कॉमन है भाई, ये जो दो टर्म है जिसमें इनमें देखो यून्यू कॉमन है ना। Yes, sir. Yes, sir. जब ये टर्म इधर गई तो ये वाली टर्म, ठीक है, B21 N2 वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। देखो हो गई निगेटिव, और यून्यू मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो ये क्या बन गया, N1 B12 माइनस N2 B21। यही चीज हमने इधर करी। मैंने क्या करा, इस टर्म को इधर लेके गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इस यून्यू को दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। और जब यून्यू को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, N1 B12 माइनस N2 B1 और इक्वल्स टू ये हमारी टर्म बची हुई थी N2 A21 जो है राइट हैंड साइड में। अब एक काम और करते हैं, यून्यू को मैं अलग कर देता हूँ और बाकी टर्म्स को कहाँ लेके चला गया मैं, दूसरी तरफ। यानी ये जो टर्म हमारे पास है N1 B12 माइनस N2 B21 वो कहाँ चले गए, इसके डिनोमिनेटर। दिख रहा है इधर, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक तरीके से हम सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो याद होने वाली, जो यहाँ पर देखो याद करने वाली कंडीशन क्या है, मैथमेटिक्स तुम लोग कर लोगे, करने वाली कंडीशन से हमें जो रिमेंबर रखनी है, हमें रखना है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन वो जो है दे आर इक्वल, और इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए जो हमने पहले प्रीवियसली कंडीशंस निकाली हैं। N1 P12 कितना और N2 P21 है। उसके बाद आसान है, दोनों इक्विलिब्रियम में तो हमने इक्वेट कर दिया और यून्यू वाली टर्म्स को एक तरफ लेके चले गए। यहाँ से मेरा एम ये था यून्यू को मैं अलग कर दूं, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। तो ऐसा कैसे हो सकता था,
राइट हैंड साइड की यून्यू वाली टर्म्स को हम कहाँ लेके चले गए, लेफ्ट हैंड साइड में, यून्यू को हमने कॉमन लिया और फाइनली हमारे पास क्या मिला हमें, ये कंडीशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक। अब इसके बाद क्या करा भाई, इसके बाद हम कुछ कॉमन लेंगे। अब वो क्या चीज़ कॉमन लेंगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमने क्या लिया, N2 को कॉमन ले लिया। पहले किसे कॉमन लिया, N2 को। जब मैंने N2 को कॉमन लिया तो प्रीवियस स्लाइड से अगर हम देखें, ये देखो N2 अगर कॉमन ले लूँगा मैं इधर, तो जब मैंने N2 कॉमन लिया तो यहाँ तो केवल B21 बचेगा ना सेकंड टर्म में। Yes, sir. फिर क्या बन जाएगा, N1 अपॉन N2, और ये N2 यहाँ से बाहर भी आ गया। तो यही काम हमने इधर करा। अब देखो क्या हुआ इस काम को करने के बाद, N2 हमने कॉमन ले लिया, M2 हमें कॉमन मिल गया, N1 अपॉन N2 और B21 अकेला रह गया। अब इसके बाद N1 अपॉन N2, N2 से N2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। देखो ऊपर N2 है ना न्यूमरेटर में, दिख रहा है Yes, सर, न्यूमरेटर में N2 है, N2 से N2 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ब्रैकेट में कितना बच गया, केवल N1 अपॉन N2 B12 माइनस B21। अब एक और काम करा, इस B21 को भी कॉमन ले लिया, स्टेप वाइज स्टेप करा। कहने को मैं एक साथ ही N2 B21 को कॉमन ले लेता, लेकिन फिर तुम लोग को कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो पहले हमने N2 को कॉमन लेके N2 को कैंसिल आउट कर दिया, फिर हमने क्या करा, इस B21 को भी कॉमन ले लिया, यानी हमने यहाँ पर -1 की टर्म बना दी इस तरीके से। तो बाहर आ गया A21 और ऊपर रहा A21, नीचे आ गया B21। ये टर्म हमें मिल गई, इन्हीं का रेशियो हमें लेकर आना होता है। और जो बची हुई टर्म है उसमें N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B2। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्योंकि जब इसे कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये B21 कहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर। ठीक। अब इसके बाद एक और काम करते हैं भाई। इसके बाद हमने क्या काम किया, एक्चुअल में जो आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन ने क्या बोला, उसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। आइंस्टाइन ने अपने जो थ्योरी थी, जो अप्लाई की, उसने ये चीज़ वहाँ से निकाली कि जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो किसके बराबर ले लिया उसने, स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर। ठीक है, इसने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो जब B12 और B21 इक्वल हो गए तो इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा? हाँ भाई बताओ, इससे पहले की जो इक्वेशन थी B12 अपॉन B21, और उसने क्या बोल दिया आइंस्टाइन ने कि ये जो हमारे पास B12 है ये किसके इक्वल है, B21। तो ये क्या बन जाएगा, B12 अपॉन B21 1 हो जाएगा ना, ये दोनों इक्वल हो गए। हमने कहा A अपॉन B है एंड A इक्वल्स टू B हो गया, तो A अपॉन B कितना हो जाएगा 1। तो यही कंडीशन इधर बनी, B12 इक्वल्स टू B21 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ए जो N1 अपॉन N2 के साथ B12 अपॉन B21 था वो वैल्यू कितनी हो गई 1। तो केवल इधर क्या बचा, N1 अपॉन N2 माइनस 1, और बाहर हमारा A21 अपॉन B21 तो चल ही रहा था। इसके बाद एक और हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पढ़ा हुआ है तुमने इसको कहीं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? हाँ भाई, ये पढ़ा है, N1 इक्वल्स टू N0 माइनस e टू द पावर माइनस E1 ओवर KT, N0 e टू द पावर माइनस E2 ओवर KT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम दिखाते थे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पॉसिबल है किसी स्टेट में, है ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम पढ़ते थे। तो क्या है N1, यानी इस स्टेट N1 में ये जो है N1 कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और N2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और N0 क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिस्टम। N0 क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला ये था भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, कि N0 अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स किस सिस्टम में है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स N1 एनर्जी स्टेट में क्या होंगे, जिसकी एनर्जी E1 है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला N0 e टू द पावर माइनस E1 ओवर KT एंड N2 इक्वल्स टू N0 e टू द पावर माइनस E2 ओवर KT अगर N2 स्टेट है। ये समझ में आया सभी के?
ये क्लियर है बेटा? ठीक। Yes, sir. अब इसके बाद क्या करा, n1 और n2 को यहाँ रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 पे, तो n0 से n0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और e टू दी पावर हमारे पास एडजस्ट होके आ जाएंगे। अब क्या बनेंगी ये इसके बाद e टू दी पावर, ये देखो ये बन गया हमारे पास e टू दी पावर e2 माइनस e1 ओवर kt। ठीक हो गया, n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू e टू दी पावर e2 माइनस e1 ओवर kt। और e2 माइनस e1 हमें पता है, हमने अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, e2 माइनस e1 को हमने क्या बोला, h। ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, h न्यू। और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी n1 और n2 की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में जो रखी, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर था ना इक्वेशन नंबर 4 में n1 अपॉन n2, अभी वैल्यू हम कितनी ले आए, n1 अपॉन n2 की वैल्यू e टू दी पावर h न्यू ओवर kt। तो u न्यू इक्वल्स टू क्या आया, a21 अपॉन b21 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू ओवर kt माइनस, एक बड़ा टिपिकल सा हमें क्या मिला, एक एक्सप्रेशन मिला किसके टर्म्स में, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में। आसान हो जाएगा जब तुम्हें डेरिवेशन खुद करोगे, तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, ठीक है। अभी क्योंकि जिन्हें स्टेप जिन्होंने समझा होगा उन्हें कुछ भी इसमें टफ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने हर स्टेप को समझ के किया। अब a2 अपॉन b21 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1, यानी ये एनर्जी डेंसिटी हमें मिली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को लेने के बाद। अब इसके बाद क्या करा आइंस्टाइन ने, क्या करा, अपने इस जो उसने वर्क किया उसने इसे कंपेयर करा किसके साथ, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला में। प्लैंक्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारी क्वांटम फिजिक्स की एक यूनिट चलेगी, उसमें हमें फार्मूला डेराइव करके लाने वाला है। u न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर c क्यूब 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1। तो प्लैंक है, प्लैंक ने एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन के लिए कितनी बताई थी, u न्यू कितनी होनी चाहिए, 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1। और उसने क्या करा, अपनी जो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन नंबर 6 को उसने किसके साथ कंपेयर कर दिया, जो प्लैंक्स की इक्वेशन नंबर क्या थी, 7। और जब इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, देखो 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू ओवर kt माइनस वाली टर्म क्या है, सेम है ना दोनों में। देखो u न्यू इक्वल्स टू ये इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7, तो a2 अपॉन a1 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर c क्यूब, 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर c क्यूब। तो यहाँ से दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर this one, this is the required expression between Einstein A and B coefficient। ये चीज़ हमें याद रखना, कौन सी ये चीज़ याद रखनी है, ये जो यूनियो वाला फॉर्मूला हमारे पास आया, इस फॉर्मूले को हमने याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद भी हमें याद रखना पड़ता है। हमें तो याद है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में है, लेकिन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 6 तक का काम तो तुम लोग कर लोगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आया हुआ काम है, एक सीरीज में सॉल्यूशन होता चला गया और हमें वो एक्सप्रेशन मिला। बट इक्वेशन 7 हमने डायरेक्ट यूज करी है, तो हमें इसे क्या रखना है यार। सो फाइनली वी ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला एंड द एनर्जी डेंसिटीज दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय आइंस्टाइन एज इक्वेशन 6, तो इन्हें हमने जब कंपेयर करा तो a21 अपॉन b21 कितना आ गया, 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर c क्यूब। ठीक, तो ये डेरिवेशन था आपका आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन का। तुम लोग आज इसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जब तक सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तुम्हें नहीं आने वाला भाई। ठीक, तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर पता लग गई, A21 क्या था, एब्जॉर्प्शन, और B21 क्या था, एमिशन। Emission. नहीं, A21 क्या था, एब्जॉर्प्शन नहीं था, इट वाज स्पॉन्टेनियस Spontaneous Emission. और B21 क्या था, इट्स स्टिमुलेटेड एमिशन। Stimulated emission. तो इसका मतलब क्या है, न्यू पे डिपेंड कर रहा है भाई इनका रेशियो, A21, क्योंकि पाई कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो A21 और B21 किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं न्यू क्यूब पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से न्यू की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, न्यू क्यूब उतना ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा, A21 की वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होते चले जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या A21 की वैल्यू हमें एक्सीड करानी है, B21 को ज्यादा रखना है, क्या होना चाहिए, B21 ज्यादा चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन, B21 शुड बी ग्रेटर। तो यहाँ क्या लिखा है,
From the above equation, it is clear that the ratio between spontaneous emission coefficient and stimulated coefficient depends on nu cube. It means probability of spontaneous emission increases rapidly with energy difference between the two states. यानी न्यू जितना होगा, यानी न्यू कब होगा, जो एनर्जी डिफरेंस जब स्टेट्स का ज़्यादा होगा. So this shows the probability of spontaneous emission is very large as compared to stimulated emission. यानी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन की कंडीशन उतनी बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो लेजर एक्शन है वो उतना ही वीक होता चला जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइंस्टाइंस रिलेशन. इसके बाद चलो टाइम हो चुका है, लेकिन हम 2 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में. इस डेरिवेशन को तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी कल मुझसे तुम लोग डिस्कस करोगे. ठीक है, कल एक बार मैं रिवीजन इसे दोबारा कराऊंगा. लेजर एक्शन तो हो जाएगा ना स्लो. हाँ बेटे, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गई यानी एनर्जी गैप बढ़ गया. देखो अब इधर एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भेजूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा. कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन द 2 स्टेट्स ऑफ हीलियम नियॉन लेजर प्रोड्यूसेस द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000. हमें क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया. और पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा हमने, ये था n2/n1 इक्वल्स टू, देखो हमेशा याद रखना पॉपुलेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, n2/n1. ठीक, ये फॉर्मूला है इसका. अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू. तो E2 माइनस E1 को हम क्या लिखते थे, h न्यू. ये देखो E2 माइनस E1 क्या है, h न्यू. और न्यू को क्या लिखते हैं, C/लैम्डा. याद है न्यू क्या होता है, लैम्डा. यस सर. तो इसका मतलब ये E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट, c ये भी हमें पता है, और लैम्डा की वैल्यू हमने रख दी. तो यहाँ से E2 माइनस E1 कितना मिल गया मुझे, 3.10⁻⁻90. और मैंने जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा तो ये कितना हो गया, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से n2/n1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये तो e⁻².07. ये देखो. ठीक, अच्छा E2 माइनस E1 की वैल्यू थी. इसके बाद हम K और T की वैल्यू भी रखेंगे. अब देखो हमने E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें किस में रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखनी पड़ेगी. ये देखो यहाँ पर K की वैल्यू भी इसने किस में कन्वर्ट कर दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक, और हमने क्या रखा, T हमें गिवन था 300 केल्विन. तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, n2/n1 e⁻E2 माइनस E1/kT. और ये आया रेशियो, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. n2/n1 का रेशियो कितना है, e⁻⁻80. कुछ बच्चे इसकी वैल्यू लिख देते हैं को कैलकुलेटर से देख के. अगर यहाँ तक भी कर लोगे देन इट इज हो गया. एक बार दोबारा देखते हैं न्यूमेरिकल को, कई के सर के ऊपर से निकल चुका होगा, मुझे यहाँ पता है इसके बारे में. देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती थी, इसने टेम्परेचर नहीं दिया है, तो तुम्हें ये याद रखना है इसमें टेम्परेचर भी होना चाहिए था. ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, T कितना है, एट 27 डिग्री. ठीक है, अपने पीपीटीज में तुम लोग जब मैं भेजूंगा तो उसमें तुम लोग करोगे, इसे देख लोगा. ठीक है, कितने में, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड या और 300 केल्विन, है ना. इसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ या 300 केल्विन बोलूँ, एक ही बात. लेकिन जब भी हम बात न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखते हैं भाई. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन. तो हमें लैम्डा गिवन था और क्या गिवन था, T गिवन. जब ये वैल्यूज हमें गिवन थी, हमसे क्या बोला था इसने, n2/n1 निकालो. तो n2/n1 हमारा इजीली हमें मिल गया. अब हमने क्या निकाला इसमें, E2 माइनस E1 की वैल्यू, वो फॉर्मूला था Sc/λ. यहाँ से हमें E2 माइनस E1 की वैल्यू मिल गई. ठीक, इसे जूल में रखते तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी जूल में रखेंगे, अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी. तो हमें E2 माइनस E1 मिल गया. अगले स्टेप में क्या करा हमने, KT की वैल्यू भी निकाल ली, क्योंकि K हमें ये मिला था और T हमें भी गिवन था. और फाइनली हमारे पास जो रेशियो आया, इट इज n2/n1 इक्वल्स टू e⁻⁻80. ठीक है, दिस इज द पॉपुलेशन रेशियो. इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे तुम लोग जाके अपने आप कर सकते हो.
अगर हम देखें, the ruby laser has two states, 27 degree centigrade and 227 degree centigrade. If it emits the radiation of wavelength 7000, then calculate the relative population ratio. तो ये भी आसान है, हमें दो टेम्परेचर्स दे दिए हैं भाई, ठीक है, एक T1 दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, T2। ये देखो N2/N1, यही प्रोसेस हमने करी। पहले हम किसके लिए लेकर आए, T1 सर। एक मिनट, देखो पहले हम किसके लिए लगाए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। फिर हमने किसके लिए करा काम, फिर हमने काम करा किसके लिए, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के लिए हमें क्या मिले, पॉपुलेशन रेशियो, वही फॉर्मूला यूज हुआ था, ये देखो। लेकिन तुम लोगों ने क्या करना है, तुमने इसे देख के सजा के नहीं रखना अपने सिस्टम में, तुम लोग को इसे जाके अपनी कॉपी में कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर सब लोग तुम लोग ले लो, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के इंजीनियरिंग में कोई काम नहीं है। और उसे किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से है, घर में कोई अगर सीनियर है तो उससे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ यूट्यूब हमारे पास है जिसमें हर चीज़ के वीडियोज़ हमें मिलते हैं, तो वहाँ तुम लोग सर्च कर सकते हो हाउ टू ऑपरेट हमारा जो ये है आपका कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ तक का काम था बच्चों, इसे जाके रिवाइज करोगे एक बार, हम बहुत ब्रीफली इसको, कल टाइम मिलेगा तो इसे रिवाइज करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट्स का, तो इसे पढ़ोगे। न्यूमेरिकल, इट्स वेरी सिंपल, इसमें हमारी मेन कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम को कितनी जल्दी हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला सबको पता है, वैल्यू सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये फार्मूला है इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। तो कैलकुलेटर में जिसकी जितनी एफिशिएंट जो जितना होगा ना, वही इसको कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा काम। सो अब मैं जा रहा हूँ क्विज की तरफ, तो सब लोग अब क्विज में अपना पहुँचो, फटाफट से 2 क्विज हमें करना है। इन 2 क्विज को करने के बाद तुम लोग फटाफट से इन्हें ऑनलाइन सबमिट करोगे अपनी स्ट्रीम लाइन पे। तो सभी लोग अपने क्विज में पहुँचो और स्ट्रीम लाइन में पहुँचो, और फटाफट से मैं तुम्हें ये शेयर कर रहा हूँ, तो उन्हें तुमने सॉल्व आउट करना है, ठीक है। एडिट 2 मिनट का टाइम तुम्हें मिलेगा। Okay, quiz 3, I have assigned you. You can check your streamline. Okay, the next one, quiz 4. तो quiz 4 भी मैंने तुम्हें असाइन कर दिया है, तो तुम लोग इसे अब अटेम्प्ट कर सकते हो। So students, this is all for today's lecture. We will again briefly हम लोग इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इससे पहले तुम लोग आज जाके इसे अटेम्प्ट करोगे, सभी लोग डेरिवेशंस को अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करोगे। जब भी लेक्चर हो अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रखो, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे एकदम क्लियर चीज़ें नहीं होंगी। तो डाउट है देन वी आर हेयर, कई बार तुम्हें हम रिपीट करवा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एट द लास्ट यू हैव टू डू वर्क, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो अब क्विज अपना सबमिट करो और तुम लोग अब लीव कर सकते हो, द क्लास इज ओवर नाउ।